और क्या? कवि सम्मेलन रोने के लिए होते हैं क्या? मंच को नमन करते हुए, हाँ, मंच को नमन करते हुए आप सभी लोगों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आवाज बढ़ाओ यार, ये तो गड़बड़ है। स्वागत। मुझे तो नहीं लग रही। आपको आवाज आ रही कि नहीं? उनको आ रही, पीछे वालों को आ रही है? ठीक। मंच को नमन करते हुए आप सभी लोगों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी मुरारी लाल जी आपको कविता सुना रहे थे। आप ऐसे सुन रहे थे जैसे संतोषी माता की कथा सुन रहे हैं। ठीक ठाक तरह से तालियां उनके लिए बजा देते। आपके अपने हैं, खैर कोई बात नहीं। जनुथर के लोग बड़े ही समझदार हैं। कवि सम्मेलन के बहाने कुछ बच्चों को यहाँ पर भेज दिया है। उनके माता पिता ने कह दिया जाओ बेटा तुम देश का इतिहास बनाओ, तब तक घर के भूगोल की रक्षा हम करते हैं। तालियां पटर पटर नहीं, जब बजाओ तो एक साथ बजाओ। मैं देख रहा हूं कि पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है। ये देखो ऊपर बैठा हुआ है, ये कश्मीर है। ये अंडमान निकोबार बैठा हुआ है। वो पीछे श्रीलंका है। पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने है साहब। ये माँ भवानी का मंदिर है, कैला देवी का मंदिर है। आप सब लोग उसमें एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और मैं मानता हूं कि आप सब लोगों के अंदर माँ के प्रति श्रद्धा और विश्वास निश्चित रूप से होगा। तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले माँ की आराधना 4 पंक्तियों में करना चाहता हूँ। माँ की पूजा 4 पंक्तियों में करना चाहता हूँ। और मैं ये देखना चाहता हूँ आपके अंदर माँ के प्रति कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है। ये 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, मैं माँ की पूजा करना चाहता हूँ। और यहाँ से लेकर के वहाँ तक अगर किसी के हाथ बंधे रहेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी पूजा पूरी तरह से सफल नहीं हुई। मैं पूजा करता हूँ, तालियों का अभिषेक आपको देना है। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ माँ भवानी के चरणों में। सुनिए साहब कि जिसने न धर्म को ही ढाला कभी जीवन में, जीवन के अंत में वह नरक में ही जाएगा। ऐसा पानी बार बार जीता और मरता है, जीवन मरण के ही गोता बस खाएगा। मुक्ति चाहते हो यदि जीवन मरण से तो माँ भवानी का ही आदर्श काम आएगा। और कैला देवी जी का नाम लेकर के होगा काम पूर्ण होगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। पूर्ण होगा कोई उसे रोक नहीं पाएगा। कैला देवी जी का नाम लेकर के होगा काम पूर्ण होगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। मेरा जो अपील थी, मेरी जो बात थी आपने रख ली। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह से बस 10-5 मिनट आप लोगों के बीच में हूँ, बस मेरा सम्मान रख देना। मैं समझूंगा कि जनुथर में आना मेरा सफल हो गया। वैसे भी जनुथर के लोग बड़े ही समझदार हैं। मंदिर जाते हैं तो जूते भी ऐसी जगह उतारते हैं जहाँ से जूते भी दिखाई दे, भगवान भी दिखाई दे। उनको भरोसा है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेंगे, जूतों का कोई भरोसा नहीं। देखिए हमारे युवा वर्ग के लोग बैठे हैं, युवा साथी यहाँ पर कई बैठे हैं। आजकल हमारे युवाओं में एक प्रचलन चल गया है टैटू गुदवाने का। एक जब जगह में जा रहा था, एक लड़का उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था, टैटू को देखता जा रहा, रोता हुआ जा रहा। मैंने कहा बेटा जब टैटू गुदवाने में इतना दर्द होता है, जब दर्द सहन नहीं कर पाते हो टैटू गुदवाते क्यों हो? लड़का इतने में ही गुस्सा खा गया, मुझसे बोला चुप रहो, तुम्हें दर्द की पड़ी है मेरे बाप, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, कामनी लिखवाया था कमीनी लिख गई है। अब कैसे उसको जाके दिखाएं? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ आ रहा है। माला के काम कर अच्छा देखिए साहब, मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरी सामने बर्थ पर एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर के बैठी थी। उन चारों बच्चों की एज को देखकर के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हर बच्चे की उम्र में 5 साल का डिफरेंस, मतलब 5 साल का अंतर। मैंने उस महिला से कहा कि मैडम
आपके हर बच्चे की उम्र में 5 साल का अंतर है, आपने इसको कैसे सेट किया? तो महिला बोली कि भाई साहब मेरे पति विधायक हैं, भाई साहब मेरे पति विधायक हैं, 5 साल में एक बार ही आते हैं। मैंने अच्छा, और ये बीच वाला ये 2.5 साल का कैसे है? बोली कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। देखिए साहब, एक दिन मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो जी मुझे अपना ब्लड ग्रुप चेक कराना है और हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। अब देखिए महिला की बात, चाहे कितना भी साहब अफसर हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, महिला की बात तो जरूर मानता है, मुझे भी माननी पड़ी। मैं दूसरे दिन उसको डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने उसका ब्लड ग्रुप चेक किया और जैसे ही रिपोर्ट आई तो डॉक्टर मुस्कुराया और मुझसे बोला, राहुल जी बधाई, यार ईश्वर ने क्या जोड़ी बनाई है, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही रिपोर्ट आपकी पत्नी की आई है, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी पत्नी की आई है। मैंने कहा इसमें ताज्जुब क्या है, वो तो आनी थी। अरे डॉक्टर ये मेरे घर में मस्त जीवन जी रही है और पिछले 25 साल से मेरा ही तो खून पी रही है। देखिए साहब, हम आप लोगों ने एक गाना सुना, मैंने भी सुना है कि मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बताओ। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो हमारी बड़ी पीढ़ी थी, जो हमारे पूर्वज थे, उनको ये नहीं पता होता था कि मोहब्बत क्या चीज है। उसके बावजूद भी साहब हम 30 करोड़ से बढ़ते हुए आज 2 अरब पहुंच गए। ये तो तब है जब उनको पता ही नहीं थी मोहब्बत होती क्या है। अगर पता होता तो महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जब वो अंधा था, और 100 अगर वो अंधा नहीं होता तो, हाँ समझ में आ रहा है तो ताली वाली ठोकते रहो, थोड़ा मुझे भी लगे कि हाँ सुन रहे हो। निराला जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और संचालन वही करता है कवि सम्मेलन का जो अपने घर का ठीक ठाक तरह से संचालन नहीं कर पाता है, उसको हम कवि सम्मेलन का संचालक बना देते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, मैं भिंड वहाँ भिंड गया, इन्होंने बुलाया एक कार्यक्रम में, तो इन्होंने कहा यार वो कार्यक्रम में बाद में जाना, पहले मेरे घर पे आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं इनके घर पे गया, इनका एक लड़का मुझे बाहर ही खड़ा मिल गया। मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा पापा हैं? बोला कौन से वाले? तो मैंने कहा बेटा कितने पिताजी हैं? बोला लिखित पढ़ते हैं तो 5 हैं। मैंने कहा 5 पिताजी? लड़का बोला अंकल ताज्जुब क्यों मानते हो, आपके गिनाऊंगा तो पूरे 6 बैठेंगे। मैंने कहा गिना। अब बच्चे के एक एक जवाब का आनंद लेना साहब। मैंने बोला गिना। बोला अच्छा ये बताओ परमपिता परमात्मा सबका पिता है कि नहीं है? मैंने कहा है। तुम्हारे अपने पिताजी तुम्हारे हैं या नहीं है? मैंने कहा है। तो अपनी पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? मैंने कहा पिताजी कितने हो गए? मैंने कहा 3। चौथा बताऊं? मैंने कहा बता। चौथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 5वां बताऊं? मैंने कहा बताओ। 5वां अगर आपके पास तक पहुंचता है तो तालियां उठाना थोड़ी सी। बोलो 5वां बताऊं? मैंने कहा बता। कि अंकल जब गाय हमारी माता है तो फिर सांड कौन हुआ? बोला 6वां बताऊं? मैंने कहा बता। और 6वें की बात से आप संतुष्ट हो तो यहां से लेकर के वहां तक एक बार आप लोगों की इस तरह से हवा में तालियां देखना चाहता हूं। बोला 6वां बताऊं? मैंने कहा बता। कि अंकल अपनी कहीं दबती है, कहीं फंसती है तो गधे को भी बाप बना लेते हैं कि नहीं बना लेते? देखिए साहब, यहाँ पर कुछ टीचर्स लोग बैठे, हमारे निराला जी खुद एक उसमें टीचर हैं, हमारे हरी टीचर से रिटायर हुए, हमारे वो सोहन लाल जी हैं वो भी टीचर से रिटायर हुए, कई टीचर लोग बैठे हैं। एक जगह के विद्यालय में एक शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से एक प्रश्न पूछा कि ये बताइए एक रेलवे का प्लेटफॉर्म 2 किलोमीटर लंबा है, बड़ी तेज आंधी चल रही है और एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से गई, वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक गई। अब ये बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब टीचर की अजीबो गरीब प्रश्न सुनकर बड़े लड़के ताज्जुब पड़ गए। थोड़ी देर के बाद एक लड़के ने हाथ ऊपर किया कि साहब मैं बताऊं? टीचर बोला हाँ बेटा बताओ बताओ। कि साहब आपकी उम्र 42 वर्ष है। टीचर बोला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा बेटा ये बताओ तुमने गणना कैसे की? वो लड़का बोला गणना कुछ नहीं है, मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 21 साल है, वो आधा पागल है। देखिए साहब, एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, मेरे युवा साथी हैं ध्यान दें, इंटरव्यू के देने के लिए उन्हें भी जाना पड़ता है।
एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू लेने वाले ने उससे प्रश्न किया कि भाई ये बताओ, तुम्हारे घर में मेहमान आ जाते हैं, घर में चाय नहीं है, उनको दूध नहीं है, उनको चाय पिलानी है, तो तुम क्या करोगे? लड़के ने सीधा साधा उत्तर था कि साहब मैं बाजार जाऊंगा, वहाँ से दूध खरीद लाऊंगा और उनकी दूध की चाय पिला दूंगा। कि बहुत बढ़िया, अच्छा बेटा दूसरा प्रश्न बताओ कि ये बताओ कि अगर तुम्हारे घर में दूध नहीं है तो क्या करोगे? उसने कहा कि मैं बाजार से दूध लाऊंगा और दूध जो है ला करके घर दूंगा, उससे चाय बन जाएगी, मेहमान चाय पी लेंगे। फिर उसने पूछा अच्छा ये बताओ कि घर में जो भैंस है उसके दूध की कीमत है 56 रुपया किलो, बाजार से जो तुम्हें दूध मिला वो 62.5 रुपया किलो मिला, तुमने एक पाव दूध खरीदा, उसमें 13 ग्राम पानी मिला हुआ था, तो ये बताओ तुम्हें नुकसान कितना हुआ? बच्चा साहब जवाब नहीं दे पाया, फेल हो गया। जैसे ही बच्चा बाहर निकल के आया तो दूसरे बच्चे जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे वो भी खड़े थे, उन्होंने ऐसा होता है अक्सर कर, बोला यार क्या क्या पूछा? तो उसने कहा इस तरह से मुझसे पूछा गया, मैंने इस तरह से बताया तो मैं तो फेल हो गया। तो जो दूसरे नंबर का बच्चा था उसने ये रट लिया कि इस तरह से इससे पूछा गया, उसने ये जवाब दिया। दूसरे नंबर पर जो लड़के का नंबर आया उससे उसने वही प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में मेहमान आ जाएं और तुम्हें उन्हें चाय पिलानी है, तुम्हारे घर में दूध नहीं है, अब क्या करोगे? तो बच्चा बोला कि साहब मैं अपने पड़ोसी से दूध ले आऊँगा, कि उसके यहाँ भी दूध नहीं है तो मैं सब दूसरे पड़ोसी से दूध मांग लाऊंगा, कि उसके यहाँ भी नहीं है तो मैं तीसरे से मांग लाऊंगा। तो इंटरव्यू लेने वाला गुस्से से बोला कि तीसरे पड़ोसी के भी यहाँ दूध नहीं है तो क्या करोगे? अब बच्चा बोला कि साहब मैं एक एक करके पूरे मोहल्ले में जाऊंगा, दूध मांग करके लाऊंगा और कहीं दूध नहीं मिलेगा तो मेहमानों को बिना दूध की चाय पिला दूंगा, लेकिन भूल करके भी बाजार दूध ले नहीं जाऊंगा। पानी दे दो, तबीयत थोड़ी थोड़ी गड़बड़ा रही है, मुंह सूख रहा है। देखिए साहब, कुछ महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थी। एक बोली बहन फिल्मों का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। दूसरी बोली बिल्कुल बहन सही कह रही हो, मेरी बहू पिछले दिनों बेटा फिल्म देख करके आई तो उसके बेटा पैदा हुआ। दूसरी बोली कि हाँ भाई बहन मैं तुम्हारी बात का समर्थन करती हूँ, मेरी बहू भी पिछले दिनों जुड़वा फिल्म देख करके आई तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तीसरी बोली बिल्कुल बहन तुम दोनों का मैं समर्थन करती हूँ, मेरी बहू भी पिछले दिनों त्रिदेव फिल्म देख करके आई तो उसके एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए। इतना सुनते ही चौथी बेहोश हो गई। महिलाओं ने उसको होश में लाया, बड़ी मुश्किल से उसको होश में लाया और उससे बोली बहन क्या हुआ? जो रोते हुए उसने जवाब दिया उसका आनंद लेना साहब। एक बात बोली बहन मुझे बहुत डर लग रहा है, इनकी बहू बेटा फिल्म देख करके आई तो बेटा पैदा हुआ, इनकी बहू जुड़वा फिल्म देख करके आई तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, इनकी बहू त्रिदेव फिल्म देख करके आई तो इनके एक साथ 3 बच्चे पैदा हुए, मेरी तो बहू कल ही अली बाबा 40 चोर देख करके आई है। देखिए हमारे घरों में जो टीवी लगा है ना उसको तो हमने बिना बात बदनाम कर रखा है। हकीकत में अगर इस समाज को कोई बर्बाद करने का काम कर रहा है तो ये मोबाइल कर रहा है। हम जब टीवी देखते हैं तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर के टीवी देखता है और मोबाइल में पापा अलग लगे हैं, मम्मी अलग लगी है, बेटा अलग लगा है, बेटी अलग लगी, किसी को किसी से मतलब नहीं। तब एक बात कहना चाहता हूँ, टीवी ने हमारे परिवारों को जोड़ने का काम किया है, वहीं इस मोबाइल ने परिवारों को तोड़ने का काम किया है। तब 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, इस कवि सम्मेलन को थोड़ा खड़ा करना चाहता हूँ कि शेखर और सुभाष जैसे विचारों को भूल गए, फिल्मी हीरो याद रहे, असली सितारों को भूल गए और पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा जकड़ा परिवारों को कि इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए, इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए, इस मोबाइल के चक्कर में हम संस्कारों को भूल गए। और साहब देखिए मैं यहाँ खड़े होकर के कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ज्ञान ध्यान की बात करने के लिए हमारे बाबा ही बहुत है। एक एक टीवी चैनल पर 4-4 बाबा चिपके हुए जो सुबह से शाम तक केवल ज्ञान की बात करते हैं। एक है निर्मल बाबा जो कृपा बरसाने का काम करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। उसने निर्मल बाबा को फोन किया कि बाबा मेरी सरकार जा सकती है, कृपा करो। बाबा बोले अच्छा ये बता तूने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को कभी हाथ में लिया है? कि बाबा नहीं लिया। कभी तिरंगे को इस्लामाबाद पर फहराया है? कि बाबा नहीं फहराया। कि बस कृपा यहीं रुकी हुई है।
जिस दिन तू तिरंगे को इस्लामाबाद पर फहरा देगा कृपा आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी सरकार चली गई। तब 4 पंक्तियां तिरंगे की शान में पढ़ना चाहता हूं। जो लोग तिरंगे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, निश्चित रूप से तालियां बजा करके मेरा समर्थन करेंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे समझ लूंगा वो तिरंगे से प्यार ही नहीं करते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपनों से गद्दारी करता जीवन भर वह रोता है, सीमा पर चौकन्ना रहता नींद चैन की सोता है। अरे अच्छे अच्छों को कदमों पर झुकने को मजबूर करे, इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है। इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही होता है। इतना दम तो अमर तिरंगे झंडे में ही। बहुत सुंदर। देखिए साहब, अभी हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अब आप राहुल गांधी को तो समझते ही होंगे। राहुल गांधी तो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। अगर राहुल गांधी पैदा नहीं होते तो हमारे कई हास्य कवियों की तो रोजी रोटी बंद हो जाती। जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही तो एक जगह मेरी मुलाकात हो गई। मैंने कहा, बोले भारत जोड़ने, बात का जवाब मैंने सही दे दिया हो तो आप तालियां बजा करके समर्थन कर देना। मैंने कहा कहाँ? कि भारत जोड़ने। मैंने कहा राहुल गांधी, यहाँ भारत टूटा नहीं है। अरे उस जगह पे भारत को जोड़ो जहां तुम्हारे बाप दादे भारत देश को तोड़ करके गए हैं। उन्होंने एक बात और कह दी साहब कि हम पांडव हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कौरव हैं। जब भाजपा वालों को ये पता लगा, उन्होंने विरोध शुरू किया। विरोध जब ज्यादा हो गया तो राहुल गांधी ने अपने पीए को बुलाया और बोले भाई ये बताइए कौरव पांडव होते क्या हैं। पीए बोला जब आपको पता ही नहीं तो आपने भाषण क्यों दिया? कि हो गया सो हो गया, अब बता। बोला साहब ये महाभारत के पात्र हैं। कि महाभारत जो टीवी पे सीरियल आता था, कि हाँ, कि तो यार सीरियल मुझे दिखवाया जाए। सीरियल दिखवाया गया। दुर्भाग्य से वो सीन आ गया जिसमें दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा होता है, 5 पांडव गर्दन करके नीचे करके बैठे हुए हैं, और सामने से अगर आपने वो सीन देखा हो तो भगवान कृष्ण द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सीन आपने भी देखा होगा। जैसे ये सीन राहुल गांधी ने देखा, राहुल गांधी अपने पीए से गुस्से में बोले, क्यों बे, यहाँ पर एक महिला की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ये 5 मूर्ख कौन हैं जो मुंह लटकाए बैठे हैं? कि साहब यही पांडव हैं। और ये कौन है जो साड़ी खिंचवा रहे हैं? कि ये कौरव हैं। ये कौन है जो साड़ी बढ़ा रहा है? कि साहब ये भगवान कृष्ण हैं। तो राहुल गांधी बोले यार मुझसे गलती हो गई, मुझे अपने आप को भगवान कृष्ण कहना चाहिए था। तो वो पीए बोला कि साहब आप जो है भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। राहुल गांधी बोले मैं भगवान कृष्ण क्यों नहीं हो सकता? पीए का जवाब सुनना, जवाब पसंद आ जाए तो यहाँ से लेकर एक बार वहां तक, एक बार सब लोगों की हवा में एक बार फिर तालियां देखना चाहता हूँ। पीए बोला कि साहब आप भगवान कृष्ण नहीं हो सकते। राहुल गांधी बोले मैं भगवान कृष्ण क्यों नहीं हो सकता? पीए बोला साहब भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां थी और तुम्हारे तो एक के ही लाले पड़े हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए साहब, वाह वाह वाह। दुनिया में सबसे ज्यादा निरीह कोई प्राणी है तो वो मनुष्य है, जिसकी बेचारे की न तो घर में कोई सुनता है, न बाहर सुनता है, न सरकार ही सुनती है। सरकार तो केवल महिलाओं के उत्थान में लगी है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण। ऐसा लगता है कि महिलाओं को तो ईश्वर ने बना करके इस पृथ्वी पर भेजा है और हम पुरुष लोग तो किसी नदी की बाढ़ में बह करके यहाँ तक आए हैं। ऐसा ही लगता है। और देखिए हम पुरुष लोगों का दुर्भाग्य शुरू से ही शुरू हो जाता है। जब बेटा पैदा होता है तो बधाई माँ को मिलती है, जब शादी होती है तो उपहार पत्नी को मिलते हैं। अगर शादीशुदा लड़के को कहीं नौकरी मिल जाए तो लोग उसकी नहीं, उसकी पत्नी की प्रशंसा करते हैं। अरे यार उसकी तो किस्मत खिल गई, अरे यार उसकी तो किस्मत खिल गई, पत्नी के पैर क्या पड़े, उसकी तो नौकरी लग गई। इस तरह से उसकी वो करते हैं प्रशंसा। और साहब मुझे ताज्जुब तो उस दिन हुआ जब एक आदमी ने कई बार अपना ब्लड डोनेट किया, उसने कई बार रक्तदान किया, लेकिन साहब ब्लड बैंक वालों ने उसका नहीं, उसकी पत्नी का ही सम्मान किया। ब्लड बैंक वालों ने उसका नहीं, उसकी पत्नी का ही सम्मान किया। बोले बहन जी आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया, अगर आप सारा का सारा पी गई होती तो हम क्या ले पाते, और तुम्हारे पतिदेव हमें चाहकर भी कुछ नहीं दे पाते। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं पुरुष वर्ग के समर्थन में। जो पुरुष हैं तालियां बजा करके मेरा समर्थन करेंगे, और तालियां नहीं बजाएगा मैं समझ लूंगा वो पुरुष है ही नहीं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं
कि सैकड़ों झोपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है, कि सैकड़ों झोपड़ियां जल जाती हैं तब एक राजमहल बनता है। पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में या ताजमहल बनता है। पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में या ताजमहल बनता है। पुरुषों को तो कफन भी नहीं, महिलाओं की याद में या ताजमहल बनता है। अरे सास तो मिल जाता है लेकिन आवाज नहीं मिलती। ताजमहल तो हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। ताजमहल क्या बात है बाबा बाबा, हम भी बनवा लेते लेकिन कोई मुमताज नहीं मिलती। देखिए साहब, हमारा युवा वर्ग हमारे सामने बैठा है। कुछ समय से हमारी जो युवतियां हैं, हमारे युवा वर्ग का इतना शोषण किया, इतना उत्पीड़न किया, आज हमारे युवा शादी करने से भी कतराने लग गए हैं। हमारा युवा वर्ग शादी करने से भी कतराने लगा है। मेरे पड़ोस में एक हमारे मित्र रहते हैं, मेरे पास आए, बोले भाई साहब मैं तो लड़के की शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ। मैंने क्यों, क्या हुआ? कि जब से शादी हुई है लड़का न तो बहू से ढंग से बात करता है, न उसके कमरे में जाने से डरता है। मैंने उससे कही बेटा नई नई शादी हुई है, हनीमून पर चले जाओ, तो वो हनीमून पर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। मैंने उस लड़के से बात की, लड़के ने जो अपना भय, जो डर दिखाया, वो डर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उस डर में से मैंने हंसी निकालने का प्रयास किया है और नई घटनाएं एकदम समाज की जो विकृतियां हैं उस पर लेकर के मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी हैं। आपको लगे कि मैंने हिम्मत की समाज की एक बुराई को सच आप लोगों के सामने सिद्ध करने की, आप लोगों के सामने रखने की, तो मैं आप सबको आशीष मांगता हूं। सुनिए सर, उस लड़के का जो भय था वो भय क्या था कि सपने में मुझको भय कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी बार राउंड के चला। हाँ हो जाता है। खतरे का सायरन मुझे सुनाई देता है, खतरे का सायरन मुझे सुनाई देता है। बकरे को जो दिखाई बस कसाई देता है। प्रेमी से मिलके पत्नी कहीं पैक ना कर दे। अब तालियां संभाल के रखना। प्रेमी से मिलके पत्नी कहीं पैक न कर दे। सपने में मुझको नीला ड्रम दिखाई देता है, सपने में मुझको नीला ड्रम दिखाई देता है, सपने में मुझको नीला ड्रम दिखाई देता है। और उसको क्या उसने भय बताया कि शादी के बाद मैं बड़ा मजबूर रहता हूँ, शादी के बाद मैं बड़ा मजबूर रहता हूँ। रात दिन बस काम में ही चूर रहता हूँ, रात दिन बस काम में ही चूर रहता हूँ। जहरीले सांप से कहीं कटवान दे मुझे, यह सोच कर पत्नी से दूर दूर रहता हूँ, यह सोच कर पत्नी से दूर दूर रहता हूँ। और एक और भय और डर की सत्यता आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि पत्नी की चिलम में तो हर रोज भरता हूँ, पत्नी की चिलम में तो हर रोज भरता हूँ। घर में न कोई रिस्क वाला काम करता हूँ, पहाड़ी पे ले जाके फिकवान दे मुझे, इस भय से हनीमून पे जाने से डरता हूँ, इस भय से हनीमून पर जाने से डरता हूँ। देखिए यहाँ पर आप सब लोग समझदार लोग बैठे हैं, सब विद्वान लोग बैठे हैं। आपको एक राय दे रहा हूँ क्योंकि आप समाज में रहते हैं, इसलिए मैं आपको एक राय दे रहा हूँ। जब भी अपने बच्चे के लिए बहू देखने जाओ तो उसकी सास को जरूर देख लेना। आजकल हमारे बच्चों का जो टेस्ट है वो बदल गया है, उनको नई चीज़ से ज़्यादा पुरानी में आनंद आने लगा है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपको लगे कि मैं सत्य बात कहने की हिम्मत की है तो आप मेरा समर्थन करना। कि बेटी की शादी होती माँ की आंख लड़ गई, बेटी की शादी होती माँ की आंख लड़ गई। दामाद के संग प्यार में वो इतनी बढ़ गई, दामाद के संग प्यार में वो इतनी बढ़ गई। शादी का ख्वाब बेटी देखते ही रह गई,
दामाद के संग सास जेवर लेके उड़ गई, दामाद के संग सास जेवर लेके उड़ गई। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूं साहब। देखिए एक जगह है हमारे यहाँ, वहाँ एक लड़का लड़की में प्यार हो गया। उन्होंने अपने परिवार वालों को ये बात बताई, परिवार वालों ने आपस में एक दूसरे को देखा, बातचीत हुई, शादी की तिथि तय हो गई। और जो वो हुआ वो मस्ती की 4 पंक्तियां हैं और तालियां बजाते हुए मुझे विदा कर देना। एक लड़का और लड़की में तो प्यार हो गया, एक लड़का और लड़की में तो प्यार हो गया, माता पिता के बीच भी इकरार हो गया, दोनों की शादी तय तिथि पर होती तब तलक, समधिन को लेके समधी ही फरार हो गया, समधिन को लेके समधी ही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार का